डीप लेके पूरा चला जाएगा, कुछ भी बचाना रहे। चलिए अब देखें ना, तो कल जो हम लोग चर्चा किए थे उसी से आगे की बात इसमें देखनी है। और कल से आगे मामला अगर इसमें देखें तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इन्होंने लिखा है कि एक विक्रेता ने 640 किलोग्राम चावल खरीदा है। मतलब उस विक्रेता के पास टोटल जो चावल है वो 640 किलो है। उसमें से लिख रहा उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर बेचा। 20% लाभ पर, कितना हिस्सा वो नहीं क्लियर है, लेकिन जितना भी बेचा 20% लाभ पर बेचा है। और शेष भाग को 5% हानि पर बेचा, बचे हुए हिस्से को। और आगे बता दिया कि पूरे लेन देन में उसे 15% का लाभ हुआ। तो पूछा जा रहा उसके द्वारा 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा ज्ञात करें। तो इसको लाभ हानि से लगाएंगे तो ये लंबा चला जाएगा। इसमें हम लोग एलिगेशन प्रोसेस यूज कर लेंगे, आगे मेथड का एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, वहां ज्यादा यूज होगा वो। तो उस प्रोसेस को लगाएंगे तो उससे आराम से लग जाएगा। ये अनुपात निकाल लेंगे, उसी अनुपात में 640 किलो को बांट देंगे। तो पहला वाला हिस्सा जो है 20% लाभ पर बेचा है, तो 20% लाभ पर बेचने का मतलब हुआ कि उसका विक्रय मूल्य 100 प्लस 20 120% हो जाएगा। तो पहले वाले हिस्से का हम लिख लेंगे 120%। और शेष भाग को उन्होंने 5% हानि पर बेच दिया। तो 5% हानि पर बेचने का मतलब हो गया कि उसका विक्रय मूल्य 100 माइनस 5 यानी 95% हो गया। और पूरे लेन देन पर उसे बता दिया कि 15% का लाभ हुआ। तो 15% लाभ मतलब 100 प्लस 15 115%। तो पूरा लेन देन मैंने दोनों मिला के, तो दोनों मिला के 115% हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में लिख लेंगे हाँ 115%। यही काम एलिगेशन प्रोसेस में किया जाता है। वो आगे मेथड का चैप्टर जब आएगा तो वहां पूरी चर्चा होगी। यहाँ के लिए फिलहाल ये जानो कि पहला 20% लाभ पर बेचा है तो 100 प्लस 20 120%, क्योंकि चर्चा है कि लाभ होने पे 100 में जोड़ के लिखते हैं और हानि हो तो 100 में से माइनस करके लिखते हैं। तो 20% लाभ है तो विक्रय मूल्य 100 प्लस 20% होगा, और दूसरे पे 5% हानि है तो 95% होगा। और पूरे लेन देन पे 15% लाभ हुआ तो 100 प्लस 15 115% बीच में होगा। अब आप क्रॉस डिफरेंस लोगे, मतलब इन दोनों में जो भी बड़ा हो उसमें से छोटा वाला माइनस करके यहाँ लिख लो। तो 120 में से 115 को माइनस कर दें, कितना बचेगा 5, यहाँ लिख लो आप। और इधर इन दोनों में जो बड़ा हो उसमें छोटा वाला आप माइनस कर लो। तो 115 में से आप 95 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 20। तो ये 20 संबंध 5 का अनुपात बना। लेकिन अनुपात को स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, कटने लायक हो तो काट लेते हैं। तो 20 और 5 5 से कट जाएगा, 5 के 5 5 24, यानी 4 संबंधी 1 के अनुपात में उसने बेचा है। इसका मतलब कि 20% लाभ वाला अगर 4 किलो चावल बेचा होगा तो 5% हानि वाला जो 95% है उसको 1 किलो बेचा होगा। तो दोनों मिला करके 4 और 1 5 किलो होगा। और 5 में से हानि वाला कितना है 1 है, मतलब 1/5 भाग बेचा है। जो हानि पर बेचा है वो पूरे का कितना बेचा है 1/5, क्योंकि दोनों मिला के यहाँ से 4 और 1 5 हो रहा है, उसमें से हानि वाला 1 है, तो 5 में से 1 यानी 1/5 भाग है। तो कुल चावल था कितने 640 किलो, उसी का 1/5 भाग बेचा है। तो 640 किलो का 1/5 भाग निकाल लो, आंसर आ जाएगा। और या उसी चीज को इस रूप में भी लिख सकते हो कि यहाँ से 4 और 1 दोनों मिला के 5 हो रहा है, और वहां दोनों मिला के कितना है 640 किलो है टोटल। तो हम लिखेंगे कि अनुपात में जो 5 है उसका मान बराबर है 640 किलो के। तो हानि वाला जो सेकंड वाला है यानी 1 का मान क्या होगा। तो अगर 5 बराबर 640 है तो आपका 1 बराबर हो जाएगा 1 गुणे 640/5। 5 से इसको आप डिवाइड कर दो बस, 5 के 5 1 14 5 दूना 10 5 बटे 40, 128 किलोग्राम आ गया। और 128 किलोग्राम का विकल्प देख लो, पहला वाला ये। बात समझ में आ पाई कि नहीं। ये लिखने की बजाय आप एक काम कर सकते थे, सीधे 640 का दोनों मिला के 5 हो रहा और सेकंड वाला 1 है यानी 1/5। तो 640 का 1/5 सीधे लास्ट वाली लाइन पे आ जाओगे आप। कन्फर्म, दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में। अब तो आइए अगले क्वेश्चन पे। क्लियर हो गया, जल्दी साथ में ही नोट करने का भी काम साथ में ही रहे।
नोट हो गया, देखा जाए। अब इस क्वेश्चन में आप देखो तो इसमें इन्होंने क्या लिखा, ये एक वस्तु जो है बी को 10% लाभ पर बेचता है। ए ने बी को बेच दिया 10% लाभ पर, और बी से 25% लाभ पर सी को बेचता है, और फिर कह रहा सी इसके लिए 6,875 रुपए का भुगतान करता है। यानी सी को कितने में मिला, 6,875 में। तो पूछा जा रहा ए ने इसे किस मूल्य पर खरीदा था। मतलब ए से वो सामान बिक के गया बी तक, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को, नहीं सी ने डी को नहीं बेचा, सी तक का ही मामला है, तीन ही स्टेप है, ए से बी, बी से सी। तो सी को कितने में मिला वो दे दिया, हमसे पूछा जा रहा है ए को कितने में मिला था। तो मान के लगाने से बढ़िया है कि जब पीछे जाना हो, जैसे परसेंटेज में हम लोग पढ़े थे कि जनसंख्या या संपत्ति का मूल्य वर्तमान में दिया हो 2 साल पहले या 3 साल पहले का पूछे तो उल्टा गुणा करके लिखते थे, या भी इसी प्रॉफिट लॉस में हम लोग विक्रय मूल्य दिया होता था, क्रय मूल्य पूछ रहा था तो उल्टा करके गुणा कर लेते थे, डायरेक्ट आ जाता था। तो वही काम ऐसे क्वेश्चनों में भी करेंगे कि जब कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह कुछ परसेंट लाभ हानि पे, फिर दूसरे से तीसरी जगह कुछ परसेंट लाभ हानि पे, फिर आगे भी ऐसे बेची गई हो बार बार, लास्ट वाले को कितने मिली है वो दिया हो और सबसे पहले वाले का कितने में पड़ा था वो पूछा जाए, तो सीधे जो लास्ट वाला दिया वही लिख लो और उसी में उल्टा करके आप गुणा कर लो, तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि पहले वाले कितने मिला था। यानी सी को 6,875 में मिला है, तो आप ये 6,875 नोट डाउन कर लो पहले कि भाई सी को 6,875 में मिला है, तो हम इसी को लिख लेते हैं 6,875। अब गुणा सी को किससे मिला था, बी से, और वो 25% लाभ था, तो 25% लाभ होने का मतलब 100 + 25 125% होगा, उसको उल्टा लिखेंगे। 125% को नॉर्मली 125/100 लिखा जाता है, लेकिन हम उल्टा लिखेंगे यानी 100/125 लिखेंगे। तो अब बी का अगर पूछा होता तो कैलकुलेट करते ही आंसर हो जाता, लेकिन बी का नहीं पूछा है, ए का पूछा है। तो अब बी तक ए से आया था और 10% लाभ पर आया था, तो 10% लाभ मतलब 100 + 10 110% होगा, तो उसको भी उल्टा यानी 100/110 आप लिख लो। बस इसी को खाली आपको गुणा भाग कर देना है, आंसर हो जाना है। तो दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रखिए कि जब भी लास्ट वाले का दिया हो, पहले वाले का पूछा हो, तो उल्टा करके गुणा करते चले जाना हमें। लाभ हो तो 100 में जोड़ के, हानि हो तो 100 में से माइनस करके। तो इसे कैलकुलेट कर लें, एक लाइन, 1 0 इनका कैंसिल, और 25 से इनको काट दें, 25 चौक को 100, 25 25 125, और 5 से इस 10 को काट दे 2 बार में, और ऊपर 11 से इनको काट दो आप, 11 से 66, 2 27, 11 दूना 22, 11 5 55। अब गुणा, ये 2 चौक 8 का गुणा 625 में, तो 8 5 40 को 0 4, 8 दूना 16 4 20 को 0 2, और 8 6 48 2 50। मतलब एक वो वस्तु कितने में मिले थे, 5,000 में, और 5,000 आप देखो तीसरा वाला विकल्प है। कंफर्म, समझ में आ गया इन सबको। दिमाग में वही रख के चलना है कि जब भी हमें पहले जाना है तो उल्टा लिखना है, उल्टा लिखेंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा इजीली। क्लियर। तो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, इसी पैटर्न का अगला भी है, उसे खुद ट्राई करो, जल्दी जल्दी रहे। नोट हो गए। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो इन्होंने लिखा कि ए ने बी को 40% लाभ पर एक कपड़ा बेचा, बी ने इसे 25% लाभ पर सी को बेच दिया, सी ने इसे 20% हानि पर डी को बेच दिया, और आगे कह दिया यदि ए ने 2,540 रुपया में कपड़ा खरीदा तो वह कीमत ज्ञात करें जिस पर डी ने कपड़ा खरीदा। तो इसमें क्या उल्टा करने की जरूरत है, नहीं करने की। क्यों, क्योंकि ए का ही दिया है, डी का पूछ रहा है, आगे ही जाना है, तो जब आगे जाना है तो सीधे लिखना होगा। अगर डी का दे के ए का पूछा होता, पीछे जाना रहता, तब उल्टा करके लिखते हैं। अब यहाँ ए का ही दिया, डी का पूछ रहा है, इसलिए सीधे लिखेंगे, तरीका वही यूज करेंगे लेकिन उल्टा नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे। तो ए को कितने में, 2,540 में, तो 2,540 आप लिख लो सीधे पहले। अब ए ने बी को बेचा है 40% लाभ पर, तो 40% लाभ है इसलिए 100 + 40 140% होगा, तो 140% को आप सीधे लिखोगे, 140/100 लिखोगे, क्योंकि हमें आगे ही जाना है। और फिर बी ने सी को बेच दिया है, और बी ने सी को इसे 25% लाभ पर बेचा है, तो 100 + 25 125% होगा,
तो इसको हमने 125% यानी 125/100 लिख लिया। और फिर आप देख लो सी ने उसे डी को बेच दिया और वो 20% हानि पर बेचा है, तो 20% हानि है इसलिए 100 - 20 80% होगा, तो 80/100। अब यही डी तक पहुंचेगा। अब कितना रुपया होगा बस इसे कैलकुलेट करना है, गुणा भाग कर ले आंसर आ जाएगा तुरंत। तो कैलकुलेट करने क्रम में आप देखो सीधे पहले जीरो काट दो, इनके एक जीरो इनसे कैंसिल, इनके एक जीरो इनसे कैंसिल, और इनको 25 से काट दें, 25 25 125, 25 को 100, और 4 से 8 को काट दो आप 2 बार में, 2 से इस 100 को काट दो 50 बार में, 5 से 50 को काट दो आप 10 बार में, और एक जीरो से इनका एक जीरो काट दो, तो सब कैंसिल, बस बचा 254 × 14, यानी 254 का हमें 14 में बस गुणा कर लेने की जरूरत है। और जैसे 14 का आप गुणा करोगे तो 14 चौक को 56 को 6 हासिल 5, यानी इकाई अंक 6 आएगा। ऑप्शन पे नजर दौड़ा लो तो इकाई अंक 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में है या नहीं है, यानी एग्जाम में पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, सीधे चौथा ऑप्शन मार लो, बिना पूरा गुणा किए 35 56 लिख लो, आएगा वही गुणा करके, कुछ और नहीं आएगा वो। मतलब एग्जाम में इतना अलर्ट आप रहो कि गुणा करने पूरा टाइम ना बर्बाद करो। अगर एक ही इकाई अंक जो आ रहा है बाकी किसी ऑप्शन में है या नहीं तो वही मार के निपट जाओ। हाँ, अगर और किसी ऑप्शन में भी 6 रहा होता तब तो गुणा करना पड़ जाता हमें, लेकिन एक ही ऑप्शन में है तो वही फुर्सत। क्लियर? गुणा करके आप यहाँ मिला भी सकते हो, आएगा वही। 14 चौको 56 को 6 5, 14 25 70, 5 75 को 5 7, और 14 9 28 7 35। ठीक, लेकिन एग्जाम में जरूर दिमाग में रख के चलिएगा कि ऑप्शन नजर में दौड़ाते चलेंगे, ऑप्शन का मामला बन गया अगर वहीं तो वहीं निपट लें। क्लियर है ये सबको? अगला दे रहा देखो। अच्छा, इस पे 2 ही क्वेश्चन कहेंगे। हाँ देखिए इसको, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। पिछले मिसलेनियस वाला पार्ट था, मिसलेनियस वाले पार्ट में फिर आएगा। नोट हो गया? अब इसको आप देखो, इस क्वेश्चन में लिखा है इन्होंने कि पूजा जो है 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। वो चाह रही है कि 20% का लाभ हो और उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदा। कह रहा उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदा, यदि शब्द होना चाहिए, यदि उसने वह घड़ी 10% पर कम पर खरीदे और 30 रुपया कम पर बेचे, फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ, तो कह रहा घड़ी का लागत मूल्य क्या है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। किसी भी चीज का स्टार्टिंग क्रय मूल्य जब माना जाता है तो कितना माना जाता है? 100%। क्रय मूल्य को जो कास्ट प्राइस होता है, खरीद रेट होता है, पहले दिन चर्चा हुई थी कि हमेशा 100% लिया जाता है, तो शुरुआती क्रय मूल्य उस घड़ी का 100% रहा होगा परसेंटेज में। और कह रहा है कि 20% लाभ पर वो बेचना चाहती है, तो अगर 20% लाभ पर बेचना चाहती है तो उसका विक्रय मूल्य 100 + 20 120%, यानी शुरुआती जो उसका विक्रय मूल्य होगा वो 120% होगा। यानी शुरुआत में उसका क्रय मूल्य 100% और विक्रय मूल्य 20% लाभ पर बेचना चाहती है, इसलिए 100 + 20 120%। तो जितना लाभ होता है 100 में जोड़ के हम लिखते हैं विक्रय मूल्य के लिए। तो अब ये शुरुआती कंडीशन है 100% और 120%। आगे कह दिया यदि उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी होती, तो अगर वो घड़ी 10% कम दाम पे खरीदेगी तो उसका नया क्रय मूल्य हो जाएगा 100 - 10 90% होगा ना। अगर 10% कम पे खरीदेगी तो 100 से 10 कम हो जाएगा, 90% पे खरीदेगी। और फिर आगे कह रहा है कि 30 रुपया कम पर बेचे, तो उस रुपया को भी रहने दो, कह रहा फिर भी उसे 20% का लाभ होगा, यानी तब भी 20% का लाभ होगा। तो अगर 20% का लाभ होगा तो नया विक्रय मूल्य भी 100 + 20 120% होगा, लेकिन किसका 120%? क्रय मूल्य का। और नया वाला क्रय मूल्य 90% हो चुका है, तो 90% का 120% क्या आएगा पहले निकालेंगे हम लोग कि 90% का 120%, क्योंकि आगे भी 20% लाभ होना है, तो
तो 120% होगा विक्रय मूल्य, लेकिन क्रय मूल्य का, और क्रय मूल्य अब 100 नहीं है, 100 रहता तब तो सीधे 120 लिख लेते हैं। अब क्रय मूल्य 90 हो चुका है, 10 कम में खरीदा है, तो 90% का 120% हम निकालेंगे, होगा क्या? तो 90% का 120% आप निकालोगे, ये 0 0 इनके कैंसिल कर दो, 12 गुणे 9, 12 9 108%। तो नया विक्रय मूल्य 108% आ गया। तो अब आप देखो खुद है, पहले जो विक्रय मूल्य था शुरुआत में 120% था, और नया वाला विक्रय मूल्य जो हो गया वो कितना हो गया? 108% हो गया। तो अगर 120% से 108% हो गया तो विक्रय मूल्य कम हो गया ना, परसेंटेज में कितना कम हो गया? 12%। भाई 120 से 108, 12 घट गया, यानी 12% कम दाम में बेचा है। और जबकि रुपया में दिया है यहाँ कि 30 रुपया कम पर बेचा है, तो हम लिख सकते हैं कि परसेंटेज में जो 12% कम हो रहा है वो रुपए में किसके बराबर है? 30 रुपया के, कि 12% का मान 30 रुपया है, क्योंकि विक्रय मूल्य यहाँ परसेंटेज में 12 कम हुआ, 120 से 108 हो गया, 12 कम हो गया, और रुपया में दिया 30 रुपया कम, इसलिए 12% बराबर 30 रुपया। अब आखिरी लाइन क्वेश्चन, घड़ी का लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब खरीद रेट, और खरीद रेट को शुरुआती कितना है? 100%, यानी 100% का मान क्या होगा? बस इसे कैलकुलेट कर लो आप। 100 गुणे 30, फिर 1 गुणा और बटे 12। भाई यहाँ से देर पर वही यूज कर लिया जाता है, बचपन वाला तरीका। कैलकुलेट करोगे आप इनको, 4 से काट दो एक राउंड, 4 3 12, और 4 से 100 को 25, और 3 से 3 29, 25 गुणे 10 250। तो उसका लागत मूल्य 250 रुपया है, और 250 आप देखो चौथा विकल्प है। ठीक है ना? मतलब 2 स्टेप का क्वेश्चन है, थोड़ा सावधानी से लगाने वाला है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। समझ में आ गया? अब इसी पे 1 2 क्वेश्चन और ले लो, अभी सेम जब खुद लगाओगे तो एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। जल्दी रहे। मिलाया जाए ना? देखिए, अब इसमें इन्होंने कहा कि एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक 10% लाभ लेकर बेचता है, तो शुरुआती क्रय मूल्य यहाँ भी पिछले क्वेश्चन की तरह 100%, और अगर 10% लाभ लेके बेचता है तो शुरुआती विक्रय मूल्य 100 प्लस 10 110%। ये शुरुआती कंडीशन है, सीधे 100% क्रय मूल्य और 10% लाभ पर बेचता है, इसलिए विक्रय मूल्य 100 प्लस 10 110%। ये लाइन क्लियर? आगे इन्होंने कह दिया यदि उसने वह 4% कम में खरीदा होता, तो अगर 4% कम दाम में खरीदेगा तो क्रय मूल्य 4% कम हो जाएगा। तो पहले 100 था, अब 4% कम में खरीदेगा तो 100 माइनस 4 96% हो गया, तो नया क्रय मूल्य 96 हो गया। और आगे कह रहा है कि कुछ रुपया ज्यादा लेके बेचता, कितना रुपया? 6 रुपया, तो उसको अभी किनारे रहने दो, अभी उसको देखने की जरूरत नहीं है। फिर उसको 18 से 3/4% लाभ होगा। तो अब अगर 18 से 3/4% लाभ होगा, तो 18 से 3/4 को आप 18 चौक 72 3 75/4% लिख सकते हो ना, यानी नया लाभ 75/4% होगा। तो अब 100 में 75/4 हम लोग जोड़ेंगे, तो 100 में आप 75/4 जोड़ोगे, कहीं साइड में देख लो, 475/4% हो जाएगा। कैसे भाई? जितना लाभ होता है हम 100 में प्लस करते हैं ना, तो अगर 75/4% लाभ है तो हम 100 में 75/4 जोड़ेंगे, इसको 18 चौक 72 3 75/4 लिख सकते हैं। तो ये 4 गुणे 100 400 प्लस 75, तो 475/4% होगा। तो किसका 475/4% होगा? नए वाले क्रय मूल्य यानी 96 का। तो अब 96% का आप निकालोगे 475/4%, परसेंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो, यही हो ना? अब इसे कैलकुलेट जरा करो, तो 4 से एक राउंड काटेंगे इसको 100, और 4 से 96 को काट दें 24, और 4 से फिर काटिए, 4 से 24, 4 से 100 को 25, और 25 से इसको आप काट लो एक राउंड, 25 के 25 22, 25 9 225 19, अब 19 के 114, तो नया विक्रय मूल्य 114% आ गया। तो पहले विक्रय मूल्य 110 था, अब 114 हो गया, यानी पहले से ज्यादा दाम लेके बेचा है ना,
110 की बजाय 114 में बेच दिया तो कितना ज्यादा लिया? 4%। तो परसेंटेज में दिख रहा कि 4% ज्यादा लेके बेचा है, और रुपया में दिया हुआ है कितना रुपया ज्यादा लेके बेचा है? 6 रुपया। तो हम लिखेंगे अब यहाँ कि 4% का मान 6 रुपया है। अब क्लियर हुआ? मतलब उस रुपया का उपयोग लास्ट में करो, विक्रय मूल्य दोनों निकालने के बाद, कि कितना परसेंट बढ़ या घट रहा है। बढ़ रहा है तो ज्यादा लेके बेचा होगा, घट रहा होगा तो कम लेके बेचा होगा। तो यहाँ बढ़ा है 110 से 114 हुआ 4, और वहां 6 रुपया दिया है, इसलिए 4% का मान 6 रुपया हो गया। तो फिर लास्ट लाइन, पुस्तक की कीमत, कीमत मतलब वही लागत कीमत, कि पुस्तक की लागत कीमत क्या होगी? लागत कीमत मतलब क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य मतलब 100% की वैल्यू। तो फिर ये गुणा 100 गुणे 6 बटे 4, 4 से 100 को आप डिवाइड कर लो 25 बार में, 25 गुणे 6 150 रुपया आएगा। और 150 रुपया आप देखो तीसरा वाला विकल्प है। कंफर्म? तो अब आप ये नहीं कह सकते हो कि वो मेंस में क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। मेंस में था यही पैटर्न, और यही पैटर्न ये किस में पूछा है? ग्रुप डी में पूछा है, जिसको कहा जाता है कि आसान एग्जाम होता है। तो वो मेंस है सीजीएल का, और ये ग्रुप डी है, क्वेश्चन एक ही है। तो किसको आसान किसको टफ कह सकते हैं? कोई आसान कोई टफ नहीं है। आपको आता है तो आसान है, नहीं आता है तो टफ है। तो बस अपनी तैयारी दुरुस्त करनी है, बढ़िया करनी है, ताकि सब क्वेश्चन आसान रहे। तो इसी पे एक और क्वेश्चन जरा लो, खुद प्रयास करो। ये भी सेम इसी पे है। अब ये देखो एसबीआई पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही पैटर्न है, पीओ का क्वेश्चन है। तेजी से नोट करो और प्रयास करो, लग जाएगा। दो लगा चुके हो एक पैटर्न पे तो तीसरा जरूर लग जाएगा। अब जिनके नहीं आता एक बार और समझने की कोशिश करें। अब इस क्वेश्चन को भी आप देखो, तो इस क्वेश्चन में लिखा कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है, मतलब शुरुआत में वो 10% लाभ पर बेचता है। आगे कह दिया यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो फिर मेज का क्रय मूल्य कितना है ये फाइंड आउट करना हमें। तो स्टार्टिंग क्रय मूल्य किसी भी चीज का 100%, तो इस मेज का भी 100 रहा होगा, और शुरू में 10% लाभ पर बेचता है तो शुरुआती विक्रय मूल्य उसका 110% रहा होगा। क्लियर? पहले 100 क्रय मूल्य, फिर विक्रय मूल्य 110 उसके नीचे। अब आगे कह रहा है यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता, तो क्रय मूल्य 100 है, अगर 5% कम मूल्य पर खरीदेगा तो 100 माइनस 5 95% का। और आगे कह रहा है कि कुछ रुपया अधिक में बेचता 80 रुपया, तो उसको भी साइड में रहने दो, तब उसे कह रहा 20% का लाभ होता। तो अगर अब 20% लाभ होगा तो नया विक्रय मूल्य 100 प्लस 20 120% होगा, लेकिन किसका 120% होगा? नए वाले क्रय मूल्य का। और नया वाला क्रय मूल्य 95 है, तो 95% का 120% क्या होगा? 95 गुणे 120 बटे 100। इसे आप कैलकुलेट कर लो, 0 0 काट दो, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, 5 से 95 को 19, 19 छक्के 114, यानी नया वाला विक्रय मूल्य 114 आ गया। अब पहले वाला जो विक्रय मूल्य था 110 था, तो 110 से 114 अधिक है ना, मतलब ज्यादा दाम लेके बेचा है। अब परसेंटेज में कितना ज्यादा दाम लिया है? 4%। 110 से 114 4 अधिक है, तो परसेंटेज में यहाँ 4% अधिक लिया है। और जबकि रुपया में दिया है कितना रुपया अधिक लिया है? 80 रुपया अधिक। तो 80 रुपया अधिक है, तो हम लिख सकते हैं अब 4% का मान बराबर है 80 रुपया के। क्लियर ये लाइन? तो अब आखिरी लाइन फिर वही कि मेज का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य मतलब खरीद रेट, और खरीद रेट मतलब 100% का मान। तो सीधे 100 गुणे 80 और बटे आपका है 4, 4 से 80 को डिवाइड करो, 20 गुणे 100 2000। और 2000 का विकल्प आप देखो दूसरा वाला है, क्योंकि बैंकिंग का क्वेश्चन है इसलिए 5 ऑप्शन इसमें दिया है। बैंकिंग में 5 ऑप्शन होते हैं। कंफर्म आप? अब नहीं कोई दिक्कत में? नेक्स्ट आओ फिर। ये भी उसी पैटर्न पे है क्वेश्चन, जरा प्रयास करो, तब क्लियर हो गया था। तो देखो इसका जवाब,
लगा? कौन सा ऑप्शन है? हाँ, दूसरा। आओ देखते हैं फिर। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में, इसमें लिखा इन्होंने कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा है शुरुआत में, और यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ हुआ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य, यानी सेम पिछले वाले पैटर्न पे भी क्वेश्चन है, तो वही तरीका हमें यूज करना है। अब इसमें देखें तो शुरुआती क्रय मूल्य इसमें भी 100% होगा, और शुरुआत में 15% लाभ पर बेचा है, यानी विक्रय मूल्य इसका 100 प्लस 15 115% रहा होगा। आगे कर दिया यदि उसे 25% कम मूल्य पर खरीदे, तो अगर 25% कम मूल्य पर खरीदेगा तो नया खरीद रेट उसका 100 माइनस 25 75% हो जाएगा। तो 25% कम यानी 75%। और फिर भी उसे कुछ रुपया कम में बेचे, रुपया कभी रहने दो, तो 32% का लाभ होगा। तो 32% लाभ मतलब 100 प्लस 32 132% हो जाएगा विक्रय मूल्य। लेकिन किसका 132%? 75 का। तो 75% का 132% हम जरा फाइंड आउट कर लें। 132/100, 25 से इनको काट दो एक राउंड, 25 तिया 75, 25 को 100, और 4 से 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33 तिया 99। तो नया विक्रय मूल्य 99% आ गया। तो पहले जो विक्रय मूल्य था 115 था, अब 99 हो गया। तो 115 से 99 हुआ मतलब कम दाम में बेच दिया। 115 से 99 कितना कम है? 16, यानी 16% कम में बेचा है पहले से। 115 से 99 16 कम है, तो परसेंटेज में 16% कम में बेच रहा है। और रुपया में दिया है इन्होंने कितना रुपया कम में बेचा है? 600 रुपया कम में बेचा है। तो हम लिख लेंगे 16% का मान बराबर है 600 के। ये लाइन क्लियर? तो जब ये जान गए कि 16% का मान 600 है, तो अब आगे घोड़े का क्रय मूल्य मतलब 100% की वैल्यू क्या होगी? तो सीधे 100 गुणे 600 बटे 16। क्लियर? कैलकुलेट एक लाइन। 4 चौक को 16, 4 से 15 चौक को 60, 150, और 4 से इसको काट दो 25 बार में। 25 का गुणा कर लो आप, 0, 25 पचे 125 को 5 12, और 25 के नाम 25 12 37, यानी 3750 रुपया उस घोड़े का क्रय मूल्य आया। और 3750 पहला ही विकल्प है, यही ना रहा। अब 3750 में घोड़ा तो नहीं है मिलेगा, माटी वाला घोड़ा हो सकता है, ये लकड़ी वाला घोड़ा हो। क्लियर? तो अब मान लिया पैटर्न सबको कंफर्म हो चुका, दिक्कत में नहीं कोई। नेक्स्ट आइए फिर जरा अगला टाइप। बस यही लास्ट टाइप देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। देखिए अब इस क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है कि समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपया प्रति घड़ी की दर से बेचने पर, यानी क्रय मूल्य समान है, 14 घड़ी है, उनको 450 रुपया प्रति घड़ी की दर से बेचने पर कह रहा 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो फिर एक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है ये बताना है। तो इनको अगर हम लोग एकदम बेसिक से भी लगा लेना तब भी एक लाइन में लग जाएगा। अगर मान लें कि एक घड़ी का क्रय मूल्य x रुपया है, तो कुल 14 घड़ी का क्रय मूल्य 14 घड़ी का क्रय मूल्य आप x रुपया मानोगे, तो 14 घड़ी है तो 14 घड़ी का 14x होगा। तो 14 घड़ी का क्रय मूल्य हो रहा है 14x, और इनको बेचने पे लाभ हो रहा है 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर। तो एक घड़ी का x माने है तो 4 घड़ी का 4x का लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य 14x है, उसमें 4x का लाभ जोड़ दें, तो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ेंगे तो वही ना विक्रय मूल्य होगा। तो 14 और 4x जोड़ के कितना होगा? 18x, यानी इन 14 घड़ी का विक्रय मूल्य 14 4 18x हो रहा है मानने के अनुसार। और हमसे कहा गया है कि 450 रुपया प्रति घड़ी की दर से बेचा गया है, मतलब एक घड़ी 450 रुपया में। तो 14 घड़ी कितने में बेची जाएगी? 450 गुणे 14 में।
तो मानने के अनुसार 14 घड़ी का विक्रय मूल्य 18x आ रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से 14 घड़ी का विक्रय मूल्य 450 गुणे 14 हो जाएगा, क्योंकि एक घड़ी का 450 रुपया है तो 14 घड़ी का गुणे 14। क्लियर? तो वही x का मान चाहिए हमें, तो बस 18 से इसको डिवाइड कर देना है, यानी यही काट दो दोनों तरफ, 9 से 9 दूना 18, 9 पचे 45, 50 और 2 सते 14। तो x बराबर 50 गुणे 7 यानी 350 रुपया। तो x का मान 350 आ गया, मतलब एक घड़ी का क्रय मूल्य 350 रुपया होगा, पहला वाला ऑप्शन है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो सीधे हमने एक का x रुपया मान लिया तो 14 का 14x, और 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो 4x का लाभ हो गया, तो 14x और 4x मिला के 18x हो गया विक्रय मूल्य, और एक घड़ी का विक्रय मूल्य 450 दिया है तो 14 घड़ी का 450 गुणे 14, तो 18x बराबर है 450 गुणे 14, तो x का मान 350 रुपया आ गया। कंफर्म? एक और इसी पे सेम लास्ट क्वेश्चन आज का, बस तेजी से ये सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको भी आप ले लो, ये लग जाए फिर तुरंत हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, जितना तेज उतना जल्दी ब्रेक। तीस सेकंड में प्रयास करो, लगा दो तुरंत है। देखिए बीच में इन्होंने क्या लिख दिया कि एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो एक प्रति का लागत मूल्य क्या है? तो सेम पिछला वाला क्वेश्चन की तरह मान ले एक प्रति का लागत मूल्य x रुपया, अब कुल 12 प्रतियां हैं तो 12 का लागत मूल्य 12x हो जाएगा, और इनको बेचने पे लाभ हो रहा है 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर, यानी 3x का लाभ है, तो 12x क्रय मूल्य 3x का लाभ जोड़ दे तो इनका विक्रय मूल्य 12x प्लस 3x मिला करके 12 3 15x होगा, इस हिसाब से मानने के अनुसार। और जबकि क्वेश्चन में 1800 रुपया दिया है और 1800 रुपया 12 प्रति का विक्रय मूल्य है, यानी यहां अलग से गुणे 12 करने की जरूरत नहीं है, पिछले में वो 450 रुपया प्रति पुस्तक था, लेकिन यहाँ 1200 रुपया 12 प्रति का है, 1800 रुपया 12 प्रति का है, तो जब सबका है तो गुणे 12 करने की जरूरत नहीं है, सीधे इसके बराबर 1800, 15x का मान सीधे बराबर है 1800 के, क्योंकि वो 12 प्रति का विक्रय मूल्य है 1800। प्रति अगर लिखा होता कि 1800 रुपया प्रति पुस्तक बेचने पर तो एक का होता तो हम गुणे 12 करते, लेकिन वो 12 का है तो इसलिए बराबर सीधे 1800, तो 15x का मान 1800 है तो x का मान सीधे 1800 बटे 15, और 1800 को आप 15 से भाग दे दो, बस 15 का 15 3 30, 15 दूना 30 1 0, 120 रुपया। कन्फर्म? तो फिर यहीं ब्रेक दे देते हैं, लेट हो रहा है तो।